पेरेंट्स कैसे हैं आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सभी को आज का गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, देखो पिछले 2 दिनों से ये वीडियोस नहीं आ पाई थी क्योंकि मुझे वायरल हो गया था और मैं बीमार हो गई थी। ठीक है, तो आज फिर से वीडियोस ये अपलोड हो रही हैं। ठीक है, तो आज मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव के तहत आज डे 34 है। ठीक है, और आज आप लोगों का जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट 2 के तहत उठाया था, ठीक है, वो आप लोगों का कवर हो जाएगा पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ। ठीक है, यानी कि जो भी टॉपिक्स छूटे हैं आप लोग के, वो पीवाईक्यू के साथ आप लोगों को कवर करवा दिए जाएंगे। और आप लोग ये जितने भी पीवाईक्यू हम लेके आए हैं वो सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, आप लोग को यकीन ना होगा तो चेक कर लीजिएगा, इनको सॉल्व कर लेना, दोबारा इन्हीं के टॉपिक पढ़ लेना। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का आप लोग का सिलेबस थीम वाइज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग सजेशन दे सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में कौन सा टॉपिक शुरू करना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है नेक्स्ट, वरना मैं तो ज्योग्राफी शुरू करूँगी। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ज्योग्राफी या फिर एंशियंट हिस्ट्री, दोनों में से कोई एक शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट ही बराबर की इम्पोर्टेंस रखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में। ठीक है, अब यूपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से हिस्ट्री में 2 ही पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह गए हैं, एक एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मेडिवल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज किया होगा तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको पढ़ना नहीं है या उसको इग्नोर करना है, लेकिन इन दोनों को ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो उसके तहत मैंने आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवा दी है। ठीक है, अपनी तरफ से आप लोग अपनी तरफ से कवर करते रहना और पढ़ते रहना। ठीक है, अब इसके बाद मैं हो सकता तो एंशियंट हिस्ट्री या फिर इंडियन ज्योग्राफी, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट कल से शुरू करूँगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों के पास मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थ्रू एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू, है ना। तो आप लोग स्टार्ट हो जाइए, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, और उसका आंसर ए या बी या सी या डी कुछ भी होगा लिखते रहना। और साथ में नेक्स्ट में मतलब लास्ट में जब पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप लोग सब लोग अपना स्कोर कार्ड मुझे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं देखूंगी कौन सा बच्चा ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब कौन सा बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो मुझे पता चल जाता है आप लोगों की एक्टिविटी से। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अपनी इम्प्रूवमेंट को बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव के तहत, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव के तहत 2026 का प्रीलिम्स क्लियर करने आए हैं। उसके लिए आप लोगों को जो भी डाउट हो मन में, ठीक है, जो भी परेशानी आ रही हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, और जो भी आप लोग चाहते हो सॉल्व करने के लिए, जो भी आप पाना चाहते हो वो आप लोग पा भी सकते हो। ठीक है, बस अपने ऊपर विश्वास रखना। ठीक है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना, और जो एक उचित मार्गदर्शन और एक उचित रास्ता होता है उसको अपना के आगे बढ़ते चलना, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब सब लोग फोकस हो जाओ एकदम। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है। मुझे लगता है कि इमेज थोड़ा ब्लर होगी, पर मैंने ये इमेज जूम कर रखी है, इस वजह से ब्लर आ रही है, क्योंकि पर बड़ा तो है, दिखाई तो दे ही रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे आंसर उधर छुपाने हैं और साइड में आंसर लगे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मुझे स्कोर कार्ड आप लोगों का चाहिए। तो आप लोग अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर कम प्रॉब्लम हो रही हो तो काम चला सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब पता नहीं आप लोगों के पास कैसी वीडियो क्वालिटी आएगी। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन इस तरह करेंगे, 1-2 क्वेश्चन आप लोग को आंसर दिखा देंगे। ठीक है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है, मैं पढ़ भी तो रही हूँ, आप लोगों को अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो सुनाई तो दे ही रहा होगा ना, तो आप लोग मेरी बातों पर गौर करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है कि सामाजिक सुधार, ऑप्शन बी शैक्षिक सुधार, ऑप्शन सी पुलिस प्रशासन में सुधार, ऑप्शन डी संवैधानिक सुधार। अगर हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें, प्रस्ताव की बात करें, ठीक है, तो आप लोग पहले इसका ईयर बताइए। ठीक है, मेरे साथ रिवीजन करते चलो, मेरे साथ टॉपिक को पढ़ते चलो। मैं जो जो क्वेश्चन मतलब
जो जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मतलब जो जो पॉइंट को मेंशन कर रही हूँ क्वेश्चन में, आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि क्या हुआ। भले कमेंट बॉक्स में मत लिखो, ठीक है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए वो मेहनत आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, भले कमेंट बॉक्स में मत लिखो, पर मैं क्वेश्चन अगर पढ़ रही हूँ और क्वेश्चन के दौरान कोई भी पॉइंट उठा रही हूँ या फिर कोई क्वेश्चन कर रही हूँ, तो आप लोगों के माइंड में वो चीज़ तुरंत क्लिक करनी चाहिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है और वही रिवीजन की सबसे ज़रूरी की है, ठीक है। तो अगर आप लोग उतना कर पाने में सक्षम है तो आप लोग समझ लीजिए कि 75% मेहनत कराए हैं, ठीक। 25% वहाँ यूपीएससी अपने एग्जाम हॉल में करवाती है। 25% में आप लोगों को सिर्फ PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक, फुल लर्न टेस्ट लगाने हैं और एनालिसिस डेली करनी है, ठीक है। लेकिन अगर सिलेबस ही नहीं पढ़ा है, सिलेबस ही नहीं क्लिक हो रहा है दिमाग में बात के साथ, तो फिर आप लोगों को सिलेबस भी दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव के बारे में बताइए मुझे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से इससे बन जाता है कि ये कब आया था, ठीक है। तो आई होप मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में क्लिक कर चुका होगा कि मैम ने पढ़ाया था और बताया था कि ये 1919 में आया था। तो पहला ईयर आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया, ठीक है। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के तहत क्या किया गया था, देखो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया था कि भारत शासन में भागीदारी बढ़ाने के लिए ये संवैधानिक सुधार लाया गया था। ओहो, मैंने बातों से तो आप लोगों का आंसर भी बता दिया, ठीक है। तो इसका आंसर भी यही है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है, तो वो संवैधानिक सुधारों से संबंधित है, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय शासन में भागीदारी को बढ़ाने के लिए लाया गया था। वो भी कब, मैंने आप लोगों को ईयर भी बताया कि 1919 में लाया गया था, ठीक है। अब अगर इसकी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की प्रस्ताव की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें, तो मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तो बताया था कि इसके तहत क्या किया गया था। एक ही पॉइंट है और सबसे रेलिवेंट है और वही याद रखना, ठीक है, कि इसके तहत क्या किया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रख सकते हो बस, ठीक है। अब चलिए इसका आप लोगों को एनालिसिस दिखा देते हैं और क्वेश्चन भी आप लोगों को अब दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, इसका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, ठीक है। और स्टेटमेंट लिखा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों और प्रस्तुत में दिए गए विकल्पों की विस्तृत जानकारी क्या है, कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में से, ठीक है। और ये सुधार एडविन मॉन्टेग्यू जो कि भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि भारत के वायसरॉय थे, उनकी रिपोर्ट पर आधारित है। इन्हें भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में लागू किया गया। उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शासन के भीतर भारत में धीरे धीरे एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना, ठीक है। फिर द्वैध शासन यानी कि इसके तहत प्रांतों में शासन को दो भागों में बांटा गया। पहला आरक्षित, इसके ऊपर PYQ बन चुका है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान दो, ठीक है। पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। अब देखो पहला आरक्षित में कौन कौन से विषय शामिल थे, पुलिस, वित्त, ठीक है, तो ये दो याद रखो। और उसके बाद जो हस्तांतरित थे और जो आरक्षित विषय थे, ठीक है, आरक्षित विषय का गवर्नर किसके पास था, मतलब आरक्षित विषय का हकदार कौन था, उसके पास इसका अधिकार किसके पास था, इन सबका अधिकार गवर्नर के पास था, ठीक है। और उसके बाद हस्तांतरित विषय पर क्वेश्चन बनना है, ठीक है। तो आपको आरक्षित और हस्तांतरित दोनों विषय याद रखना है, ठीक है। हस्तांतरित विषय में कौन कौन से विषय शामिल है, हस्तांतरित में शिक्षा और स्वास्थ्य, और इसका अधिकार निर्वाचित मंत्रियों के पास था। तो इतना आप लोग आई होप याद रखने में सक्षम हो, ठीक है। फिर दो सदनीय व्यवस्था यानी कि केंद्र में पहली बार दो सदनों वाली विधायिका यानी कि राज्य परिषद और विधान परिषद की विधानसभा की शुरुआत की गई थी, ठीक है। बाकी सब ठीक। अब अगर सामाजिक सुधार की हम लोग बात करें, क्योंकि एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन की, तो एनालिसिस में ये तो मुझे आंसर पता चल गया, इसके बारे में सब कुछ पता चल गया, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन का क्या, तो इन सब का भी तो एनालिसिस करना होता है। तो अगर इन सब के एनालिसिस की बात करें तो सामाजिक सुधार यानी कि सोशल रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो भारत में प्रमुख सामाजिक सुधारक कौन है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा राव फुले जैसे सुधारकों के प्रयासों से हुआ है। और महत्वपूर्ण कानून इसके तहत क्या बनाया गया, सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया, शारदा एक्ट 1929 में आया, ठीक, जो कि विवाह रोकने के लिए था। अगर ये तीनों आप लोग याद कर सकते हो तो बिल्कुल याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये ईयर और ऐसे ही तीनों एक्ट लिख के पूछ लिए जाएंगे और मैचिंग में आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है इस स्टेटमेंट की, ठीक है।
फिर अगर दूसरा स्टेटमेंट की व्याख्या करें यानी कि एनालिसिस करें तो क्या है कि शैक्षिक सुधार यानी कि एजुकेशनल रिफॉर्म, उसमें क्या है कि ब्रिटिश काल में शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोगों में मैकाले का मिनट यानी कि मैकाले मिनट आया 1835 में, वुड डिस्पैच मॉडल आया 1854 में, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? वुड डिस्पैच मॉडल को याद रखना। फिर हंटर आयोग आया 1882 में, ठीक है, तो ये भी याद रखोगे। फिर 1917 का सैडलर विश्वविद्यालय आयोग भी सुधारों के तहत संबंधित था। ये सारे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है प्रीवियस ईयर वीडियोस में, मतलब प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने ये सब कवर नहीं किया है तो आप लोग पिछली वीडियोस प्लेलिस्ट पड़ी है मेरे ही चैनल पर, आप लोग जाके उसको विजिट करिए, ठीक है, और अपने सिलेबस को जल्दी से कवर कर लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो लगभग 25 से 30 मिनट की है और उसमें आप लोगों को मैक्सिमम नोट करना पड़ेगा, तो आधा पन्ना नोट करना पड़ेगा और आप लोगों के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती हूँ। इसका आंसर आप लोगों को दिख गया है नेक्स्ट क्वेश्चन का, मुझे पता चल गया है। चलिए तो इसको ऐसे ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्ष, देखो ये ऊपर वाला क्वेश्चन था 2017 का PYQ, ये भी 2017 का ही PYQ है, ठीक है, UPSC का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। दूसरा, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। तीसरा क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे बताइए पहले इसका आंसर, ठीक, इसका आंसर आप लोग बताइए। हाँ, तो इसका आंसर तो आप लोग को सामने दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर बी हो जाता है, ठीक है, जिसमें अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव मुख्य कारण था 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 में सूरत विभाजन का मुख्य कारण बना, जिसमें नरमपंथियों और चरमपंथियों के बीच वैचारिक मतभेदों का कारण वैचारिक मतभेद हुए, ठीक है। और नरमपंथियों, अब नरमपंथी और गर्मपंथी, नरमपंथी और चरमपंथी, इन दोनों के नेता मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से लीडर इन दोनों में शामिल थे। तो आप लोग क्या मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, बताइए, ठीक है। तो संवैधानिक तरीकों और क्रमिक सुधारों के पक्षधर थे, ठीक है, जबकि चरमपंथी प्रत्यक्ष कार्यवाही, विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार की वकालत करते थे। चरमपंथियों को नरमपंथियों की ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने की क्षमता पर भरोसा नहीं था, ठीक है। और इस अधिवेशन में चरमपंथी में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ठीक है। तो ये विवाद का मुख्य कारण था, यानी कि विभाजन का मुख्य कारण था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में शामिल है और ये भी 2017 का है, क्योंकि आप लोगों को एक ही स्लाइड का पता चल रहा होगा, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में या परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या था? ऑप्शन ए, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी है, या फिर स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना है। सी, भारत को इस शर्त के साथ स्वतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल हो। और डी, भारत को डोमिनियन स्टेटस बना देना चाहिए। इसका आंसर ना यहाँ पर लिखा है और ना मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को खुद ही बताना है, ठीक। मैं 1 मिनट वेट करती हूँ, फिर इसका आंसर मैं बता दूँगी आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी है, ठीक है, भारत में डोमिनियन स्टेटस दे देना, ठीक है। क्रिप्स मिशन, स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन की योजना की परिकल्पना थी, ठीक है। तो जिसके तहत सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने 1942 में इनकी 1942 में, ठीक है, यह परियोजना प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, और यह प्रस्ताव रखा गया था और उसमें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन बनाने का दर्जा दिया गया था, ये बात कही गई थी। तो जो कि स्टेटमेंट से आप लोगों को क्लियर हो जाता है। ईयर आप लोगों को नहीं पता था तो मैंने बता दिया, ठीक है, 1942, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे और उसका आंसर मैं छुपाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए, ये आंसर आप लोगों को इधर दिख रहा होगा लेकिन इतना साफ नहीं दिखेगा, पता नहीं चलेगा आप लोगों को कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फैक्ट्री एक्ट
1881, जिसमें औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। स्टेटमेंट 1 कह रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, एम.एन. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ठीक है, और इसका आप करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, मतलब इसका आंसर आप लोगों को ढूंढना है। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, या फिर ऑप्शन 1 और 2 दोनों, या फिर ना ही 1 ना ही 2। ठीक है, तो आप लोग, मैं 1 मिनट वेट करती हूँ, आप लोग आंसर देने की इसकी कोशिश करिए। ठीक है, तो इसका आंसर बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, यानी कि केवल 2 इसका सही आंसर हो जाता है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन विथ आंसर दिखाई देती हूँ। ठीक है, देखिए, भारत में श्रम कानून आंदोलन के लिए ऑप्शन 2 सही आंसर है, जिसमें कथन 1 का विश्लेषण गलत है, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट 1881 का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से बाल श्रम की स्थिति में सुधार करना था, और इस अधिनियम में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन पर रोक लगाई गई थी, और 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए काम के घंटे 9 घंटे तय किए गए थे। फैक्ट्री एक्ट 1881 के तहत, याद रखना। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने या उन्हें मजदूर संघ बनाने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं था। भारत में ट्रेड यूनियन को कानूनी मान्यता बहुत बाद में ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के माध्यम से मिली है, ना कि फैक्ट्री एक्ट 1881। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और फैक्ट्री एक्ट 1881 क्यों लाया गया था ये भी समझ में आ गया। ठीक है, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ऑप्शन, क्योंकि एम.एन. लोखंडे यानी कि नारायण मेघाजी लोखंडे को ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने का अग्रणी माना जाता है। उन्हें अक्सर भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक भी माना जाता है। इस स्टेटमेंट को आप लोग याद रखोगे, क्योंकि यूपीएससी की आदत है मिला जुला कर स्टेटमेंट देने की। ठीक है, तो जो बात गौर करने वाली है वो गौर करके पढ़ा करो। ठीक है, उन्होंने 1890 में बॉम्बे मिल हेड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे भारत का पहला मजदूर संगठन माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का भी स्टेटमेंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मैं रोज़ आप लोगों को एक वो मैप का क्वेश्चन और एक करंट अफेयर्स के 2 टॉपिक देती थी, है ना। आज मैं भूल गई देने के लिए, चलो कोई बात नहीं, लास्ट में याद दिला देना। वैसे कमेंट बॉक्स में अगर मैप में आप लोगों को देखना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देख लेना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देख लेना। आप लोगों को सबको पता ही होगा क्योंकि वो क्यों इतनी न्यूज़ में है। ठीक, तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज देख लेना। और अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स में देखना है तो लाइट एंड हैवी रेयर अर्थ मेटल देखना। ठीक है, रेयर अर्थ मेटल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है कि 2026 में पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन इससे मिल जाए। ठीक है, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मुझे पता है, मैंने पीवाईक्यू एनालाइज किया है, तो मुझे पता है कि कौन कौन से टॉपिक कितने रिलेवेंट हो सकते हैं। तो आप लोगों का काम इतना ही है, नहीं कुछ कहीं से मिल रहा है तो जाके गूगल पर लाइट एंड हैवी रेयर अर्थ मेटल की इमेज डाउनलोड कर लो। ठीक है, और उसको एक स्टिकी नोट्स पर लिख के या फिर ऐसे ही अपने पास डाउनलोड करके रख लो, और हर रात सोने से पहले उन सारे मेटल्स को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो आप लोगों को वो याद हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग फंसोगे नहीं वहाँ पर। और उसमें भी अगर आप लोगों को याद करना है तो इट्रियम को याद रखना, यूट्रियम को याद रखना। ठीक है, उसके बाद टर्बियम को याद रखना। अगर मैं करेक्ट हूँ तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है। ठीक है, फिर एक मायोबियम होता है, मायोबियम को याद रखना। इसी तरह 2-3 मेटल है, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 टॉपिक आप लोगों को मैंने आज दे दिए, क्योंकि मैं भूल गई थी, स्टार्ट में ही देना चाहिए था। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, पर कोई नहीं, पर वो देना ज़रूरी था इसीलिए देना पड़ा। ठीक है, अब इसका सॉरी इसका आंसर आप लोग देंगे। उन्होंने मैजनी, ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक, 2022 का क्वेश्चन है पीवाईक्यू। उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और तथा केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू। देख लो, जीवनी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना देते हैं, यानी कि हर एक लीडर्स के बारे में पढ़ना आप देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये भी आप लोग एक एरिया है जो छोड़ना मत बुक पढ़ते टाइम। ठीक है, कोई भी लीडर्स के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, तो वो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है,
तो ये आंसर है लाला लाजपत राय, इसका आंसर हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका ये है, ठीक है। इनकी जीवनियाँ यानी कि बायोग्राफीज कौन थी लाला लाजपत राय की? 1896 में इन्होंने मैजनी लिखी है, गैरीबॉल्डी और शिवाजी है ना। और उसके बाद 1898 में श्री कृष्ण और दयानंद सरस्वती की जीवनियाँ उर्दू में लिखी हैं। उनके मैजनी और गैरीबाल्डी को चुनने का उद्देश्य पंजाब के युवाओं में देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करना था। और ये अमेरिका में निवास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए हैं। फिर वे लगभग 1914 से 1920 तक अमेरिका में रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर 1917 में न्यूयॉर्क इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की, ताकि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त किया जा सके, ठीक है। फिर अगर केंद्रीय सभा के सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ सेंट्रल असेंबली में की बात करें तो भारत में लौटने के बाद विधायी राजनीति में सक्रिय हुए और 1923 में केंद्रीय विधानसभा के लिए चुने गए और बाद में स्वराज पार्टी में शामिल हुए और सदन में उनके उपनेता के रूप में कार्य किया इन्होंने, ठीक है। तो लाला लाजपत राय के बारे में आप लोगों को सिर्फ ये इतनी जीवनियाँ याद रखना बस, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और इसका आंसर आप लोग को देना है। चलिए, इसका आंसर आप लोग देख चुके हैं, अब इसको मूव करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो और आंसर दिख रहा है पर समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। दूसरा, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था, ठीक है। उसके बाद तीसरा, इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती, ठीक है, कृषि का प्रमुख रूप बन गई थी। और डी, भूमि सुधारों में हदबंदी सीमाओं को को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो इसका आंसर बी आप लोगों को दिख ही रहा होगा। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, ये स्लाइड मूव करती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि हदबंदी यानी कि सीलिंग कानून शुरुआत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हदबंदी व्यक्तिगत जोत पर आधारित थी, जिसमें 1970 के दशक में विशेषकर 1972 की राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के बाद इसे पारिवारिक जोत यानी कि फैमिली होल्डिंग को इकाई मानकर, ठीक है, को इकाई मानकर, ताकि जमींदार अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन बांटकर कानून से ना बच सकें, ठीक है। अतः यह कहना है कि ये केवल पारिवारिक जोत के केंद्र थे और व्यक्तिगत पर नहीं, इसलिए पूरी सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है, ठीक है। दूसरा, नकदी फसलों के बारे में। और तीसरा, हदबंदी सीमाओं में छूट, जिसमें भूमि सुधारों में कई प्रकार की छूट थी, जिसमें उदाहरण के लिए चाय, कॉफ़ी और रबर के बागान और गन्ने के खेतों और धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों को भूमि अक्सर हदबंदी सीमाओं के बाहर रखा गया था, ठीक है। तो जितनी हदबंदी सीमाओं के बाहर रखा गया था उतनी चीज़ याद रखो बस, ठीक। बस ये हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है? महात्मा गांधी गिरमिटिया, ठीक है, महात्मा गांधी गिरमिटिया यानी कि इंडेंचर्स लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया था, ठीक है। और भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि महात्मा गांधी ने, देखो बी सही है ना, जिसमें महात्मा गांधी ने गिरमिटिया यानी कि इंडेंचर्स लेबर प्रणाली के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए कथन एक सही है। दूसरा क्या है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया था और उन्हें उम्मीद थी कि इसके बदले में भारत में स्वशासन मिलेगा, इसलिए कथन 2 गलत है, ठीक है। और भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवैध घोषित किया गया था, इसलिए कथन 3 सही है, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोगों को दिख गया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुटान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था?
1857 का विद्रोह, 1921 का मोपिला विद्रोह, 1959 से 60 में नील विद्रोह, या 1899 1859 से 60 का बात की गई है ना, और 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा विद्रोह। तो इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जो कि 1899 से 1920 के बीच 1900 में बिरसा मुंडा विद्रोह का उलगुटान शब्द का अर्थ है महान कोलाहल या महान उपद्रव, है ना। यह नाम विशेष रूप से 1899 से 1900 के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह द्वारा दिया गया था, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के स्थानीय शोषकों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से ख़त्म भी करना है सेशन को। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 तक ये सारे आप लोगों को सॉल्व करवा दिए, और 2025 का मैंने आप लोगों को पहले ही दिन, मतलब इसके दो तीन दिन पहले का जो सेशन है प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वो सॉल्व करवा दिए हैं। तो सारे PYQ आप लोगों के मॉडर्न हिस्ट्री के कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेलेजरी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। ऑप्शन ए, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसा करने के लिए कहा गया था। बी, भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहते थे। सी, वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को दिख गया होगा, और डी इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दिख गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंस किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। गोपाल बाबा वलंकर, ज्योतिबा राव फुले, मोहनदास करमचंद गांधी या भीमराव अम्बेडकर। तो आप लोगों को दिख गया होगा आंसर भी इसका कि ए इज़ द करेक्ट इज़ द वन। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दिख गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को आंसर छुपाने की कोशिश करूँगी। चलो, अब इसका आंसर देना। स्कोर कार्ड अपना लोग का रेडी रखो। 5-6 क्वेश्चन मैंने छुपाए हैं, और उसमें भी से आप लोगों को बताना है कि कितने आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर उसी में आप लोगों को शामिल करना है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी या सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करती हूँ। ठीक, चलिए, अब ये भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बरेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। उपयुक्त में से किसने गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 ओनली, या फिर ऑप्शन सी 1 और 3, या ऑप्शन डी ओनली 3। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देने की कोशिश करना। ठीक, और स्कोर कार्ड भी अपना लिखना सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर सबके एक्सप्लेनेशन उधर साइड में है, पर मैं दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों का स्कोर कार्ड चाहिए। ठीक, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देने की कोशिश करो। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपने फैक्ट्रियाँ या गोदाम बनाई थी। ठीक है, अल्फोंसो द अबूबकर ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। और सी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। उपयुक्त में से कौन से सही हैं। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ठीक है, मैंने आप लोगों के बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर जरा सा भी उस दिन ध्यान दिया होगा तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन एकदम ईजी है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करना। ठीक, जो भी परेशानियाँ होंगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिर अगर नहीं दे पाओगे या नहीं समझ में आएगा, मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि मेरे पास स्लाइड में सब कुछ है। ठीक, अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को राजस्व और रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं अभी नहीं पढ़ाई, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में समझा दूंगी अभी। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लो फिर मैं बताती हूँ। पहला क्या है कि राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई। दूसरा, बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन या जमींदारी नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य के राजस्व को भुगतान करने में विफल रहता था और
तो उसे उसकी जिम्मेदारी से हटा दिया जाता था। ऑप्शन 1 कौन से सही है, फिर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 1 and 2 या neither 1 and neither 2। तो मैं इसका आंसर आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। पर व्याख्या में देख लो कि कथन एक गलत क्यों, क्योंकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो कि थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया था, ना कि कॉर्नवालिस द्वारा। पहला ही स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है, ठीक है, याद रखना। और उसके तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या फसल खराब होने की स्थिति में राजस्व भुगतान से कोई छूट नहीं दी गई थी, बल्कि इसमें राजस्व की मांग बहुत अधिक और कठोर थी, जिससे किसान अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते थे। तो ये बात कही गई थी, तो स्टेटमेंट 1 इसीलिए रॉन्ग हो जाता है और ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, ठीक है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 के तहत सूर्यास्त कानून यानी कि सनसेट लॉ लागू था। इसके अनुसार यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकारी खजाने में राजस्व जमा करने में विफल रहता था, तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था और उसके अधिकारों से हटा दिया जाता था। तो आई होप आप लोगों को अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? इसका आंसर देने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो आप तो कमेंट बॉक्स में बताइए, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, टी कृष्णमाचारी या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसके तहत क्या किया गया कि इसने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ यानी कि फेडरेशन की स्थापना की। फिर दूसरा, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। कौन सा सही है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 1 and 2 या फिर neither 1 and neither 2, ठीक है। तो इसका आंसर देने की कोशिश करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सब लोग अपना स्कोर कार्ड के लिए लिख के ही जाना, ठीक है। और जो भी मैंने करंट अफेयर्स और मैप का टॉपिक दिया है वो भी आप लोगों को रिवाइज या पढ़ना है, ठीक है। बाकी फिर कल मिलेंगे हम लोग अपने निश्चित टाइम के साथ। जो भी बच्चे नए हैं फिर से कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और वीडियोस पर अगर आप लोग आए हो और वीडियोस अच्छी लगी हैं, आप लोगों का ज़रा सा भी बेनिफिट हुआ है, तो वीडियोस पर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।